नमस्कार, स्वागत है आपका हॉराइजन इन न्यूज़ के शो हकदार में। हकदार में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन लोगों का हक बनता है। ऐसे लोग जो आपके बीच सालों से मौजूद हैं, ऐसे लोग जिनका रोल रहा है अपने क्षेत्र में, ऐसे लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है अजमेर के पुनरुत्थान में। आज हकदार में हमारे साथ हैं श्री मोहन चेलानी। मोहन चेलानी कर्मचारी लीडर हैं। रेलवे में उन्होंने 36 साल जॉब की है और रेलवे की जॉब के दौरान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के कद्दावर नेता रहे हैं। वर्तमान में यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे यूनियन एक ऐसी यूनियन है जहां रेलवे के हज़ारों लाखों कर्मचारी अजमेर गढ़ रहा है जुड़े हैं, और इसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और दूसरी भी यूनिट्स हैं जिनमें कर्मचारियों के संघ के चुनाव हर 6 महीने साल भर में होते रहते हैं। NWRU का नेतृत्व चेलानी ने सालों तक किया और अभी हाल ही में एक कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में इनकी यूनियन की विजय हुई है, जिसमें इनका पार्टिसिपेशन लगातार बना रहता है। इन अ नटशेल, चेलानी वह व्यक्ति हैं जिन्हें संगठनात्मक चुनावों का, यूनियन के चुनाव लड़ाने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इनका अच्छा दायरा है। आइए अब इन्हीं के ज़ुबानी सुनते हैं कि अजमेर उत्तर से, जो एक सिंधी बाहुल्य सीट रही है, अजमेर उत्तर से बतौर सिंधी नेता ये जो टिकट का इन्होंने दावा पेश किया है उसके बारे में, कैसे ये जीतेंगे, कैसे ये अपनी यात्रा पूरी करेंगे, इस विषय पर बात करते हैं मोहन चेलानी जी से। चेलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मुझे मेरी जानकारी में आया कि रेलवे यूनियन में बहुत अच्छी विजय प्राप्त हुई है आपको भी कोऑपरेटिव बैंक में, और उसमें आपका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इतना सारा एक्सपीरियंस चुनाव का आपके होने के बावजूद, इतने सालों आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप विधायक भी बन सकते हैं? इस बार आपने पहले क्यों नहीं कभी टिकट का दावा किया? इस बार ऐसा क्या है, आपको ऐसा क्या लग रहा है भाई? नमस्कार नरेश राघानी जी, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ हॉरिजॉन चैनल का, और जिसकी वजह से मुझे आज दर्शकों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा अभी आपने बताया, मुझे रेलवे में 36 ईयर्स जॉब करते हुए और 1986 का मेरा अपॉइंटमेंट है, और 89 में मैं यूनियन में सक्रिय पदाधिकारी बन गया था। मेंबरशिप तो पहले वर्ष से ही हो जाती है, और मैं सक्रिय पदाधिकारी बन गया था। और मुझे पिछले 36 ईयर्स में यूनियन में बहुत से स्कोप मिले। मैं शाखा स्तर से मंडल स्तर पर और जोनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक जगह मुझे नेतृत्व करने का अवसर भी मिला, और मुझे अनेक सेमिनार जो उपस्थित होने का भी अवसर मिला। और मैं आपको बताऊं कि हमने हिंद मजदूर सभा की यूथ विंग के माध्यम से नेशनल लेवल पर भी हमने संगठन का नेतृत्व किया, यूथ कैडर का हमारा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ट्रेड यूनियंस का संगोष्ठी होती है, उसमें भी मैंने हमारी यूनियन की तरफ से भारत देश को जापान में, इटली में, फ्रांस में, सिंगापुर में 4 सेमिनार्स में मैंने रिप्रेजेंट करने का काम किया है। इंडिया रिप्रेजेंट किया? यस। और जब मैं यूनियन में कार्य करते हैं तो हमें यूनियन में जो पूर्वजों की तरफ से, हमारे सीनियर्स की तरफ से जो हमें एक स्थापित व्यवस्था मिलने का काम हुआ है, तो हमारी यूनियन बहुत ही एक ईमानदारी से और रेल कर्मचारियों के हित में बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से, बहुत डेडिकेशन के साथ में काम करती है। और जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे सामने एक ट्रेड यूनियन और हमारा रेलवे का कर्मचारी, ये दो ही उद्देश्य सामने रहते हैं। तो ऐसा कभी अवसर नहीं आया कि जब इस बारे में सोचा जाए। इस दौरान पिछले करीब 20-22 वर्षों से मैं सिंधी समाज के एक्टिविटीज़ से भी जुड़ा, और अनेक संस्थाओं के साथ मैंने सिंधी समाज के साथ भी काम करने का काम किया। और अब चूँकि मेरे सेवानिवृत्ति में भी बहुत कम समय बचा है, और मेरी रेलवे की यूनियन भी काफ़ी, यूनियन में कितना समय बच गया आपकी सेवानिवृत्ति को? 3 साल बाकी है मुझे। 3 साल बाकी है। अगर कोई पार्टी मौका दे देती है तो आप
रेजिग्नेशन डाल निश्चित देंगे? तौर पर मैंने रिटायरमेंट का एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है और मैं रिटायरमेंट लेकर के, और जैसा मैंने बताया कि सिंधी समाज में जब मैं सक्रिय हूँ तो इस वर्ष मुझे सिंधी समाज के साथियों ने ही ये बात कहने का काम किया कि अब अजमेर शहर जो है मोटवानी साहब के बाद एक नेतृत्वविहीन सा हो रहा है। बहुत सारी तकलीफें हैं जो सिंधी समाज के नेतृत्व जहाँ आवश्यकता है वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, और उन्होंने मुझे सलाह दी, मुझे एक तरह से आदेश दिया, निर्देश दिए, और मुझे भी महसूस हुआ कि अब ट्रेड यूनियन मूवमेंट में हमने खूब काम किया है, वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ पाया है, और निश्चित तौर पर समाज सेवा के लिए देवनानी भी तो सिंधी समाज से आते हैं। आपने कहा कि मैं सिंधी समाज में एक्टिवेट हुआ तब मुझे मन में आया, और सिंधी समाज के लोगों ने मुझे कहा, आपके मित्रों ने कहा, लेकिन बात अगर सिंधी समाज के आधार पे नेतृत्व करने की आती है तो देवनानी भी तो आपके समाज से ही हैं, एमएलए हैं, फिर इसमें कांग्रेस से चुनाव लड़ना, और आपने बीजेपी से भी टिकट मांग सकते थे। देखिए, ये अपनी विचारधारा है, जिससे हमारी विचारधारा मिलती है उसी से ही आदमी अपेक्षा करता है, और उस वहीं पर काम करने का आनंद भी आता है। अगर विपरीत विचारधारा में करेंगे तो जो हमारे मन में है, जो हमारे दिल में है, जो हम काम करना चाहते हैं, जो हम समाज को, अजमेर शहर को देना चाहते हैं, वो 100% हम तभी दे पाएंगे जो हमारी विचारधारा के साथ चलने का काम करेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये आप मुझे बताइए कि आपने अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ने की अगर सोची है तो अजमेर उत्तर में आपकी नज़र से कास्ट फैक्टर जो है वो कास्ट फैक्टर कितना काम करता है? पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस में अजमेर शहर में, अजमेर उत्तर के साथ अजमेर दक्षिण में भी एक तरह से अकाल पड़ा हुआ है, और इसका मैं स्वयं ही नहीं, समस्त अजमेर वासी जब विश्लेषण करते हैं तो उन सभी का मानना है कि अजमेर में उत्तर के साथ साथ दक्षिण में जितना सिंधी समुदाय का रिप्रेजेंटेशन है, जितने वोटर्स हैं, उसी के कारण लगातार कांग्रेस पिछले 3 चुनाव हारी है। और मेरा ये मानना है, देखिए अजमेर में 75,000 सिंधी वोटर्स हैं, उनमें से महेंद्र सिंह रलावता और उनके लोग जो हैं जिन्होंने पिछली बार कांग्रेस से टिकट लिया, या जो वर्ग है जो ये प्रचारित, एक वर्ग विशेष है जो प्रचारित करता है कि आपने 75,000 वोटों की बात की, अजमेर उत्तर में कितने वोट मानते हो आप? अजमेर उत्तर में 45,000 और अजमेर दक्षिण में 30,000। कांग्रेस के नेताओं द्वारा ये प्रचारित किया जा रहा है कि 16 से 18,000 वोट हैं, उससे ज़्यादा वोट नहीं है, और उसी आधार पे वो लोग गैर सिंधी लोगों को मैदान में उतार रहे हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा पुख्ता आधार है जिससे आप बता रहे 45,000 वोट है? देखिए, क्योंकि वैश्य समाज भी दावा कर रहा है उनके 50,000 वोट। सबका अधिकार है, सबका दावा होना भी चाहिए, और राजनीतिक गणित के माध्यम से कहीं कोई किसका क्या राजनीतिक स्वार्थ है इस बारे में मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन सिंधी समाज में अजमेर शहर में करीब 40 संस्थाएं हैं। हर कॉलोनी में सिंधी समाज की संस्था है, हर कॉलोनी में सिंधी समाज का झूलेलाल जी का मंदिर है, और चेटीचंड के अवसर पर सभी संस्थाएं अपनी अपनी सोविनियर्स निकालती हैं। हर 2-3-4 वर्षों में हर संस्था अपने जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उस कॉलोनी के रहवासी हैं, उनकी डायरेक्टरी जारी करने का काम करती है। अजमेर एट ए ग्लांस एक हर साल होता है, हर साल ये डायरेक्टरी जारी होती है। हर संस्था अपने अपने हिसाब से, कोई 2 साल में करता है, कोई 3 साल में करता है, कोई प्रतिवर्ष करता है, और हमारे पास में डॉक्यूमेंट्री है ये। जो सिंधी समाज के जो परिवार हैं उनकी अगर हम गणना करें तो वो परिवार भी करीब 30,000 से ज़्यादा है, और एक परिवार में अगर 2.5 वोट गिने मैंने, 2 वोट तो माने, 2 वोट 2.5 वोट गिने मैंने, 30,000 आप संख्या बता रहे हो परिवारों की, परिवार 16 मतलब 30,000 परिवार है, डायरेक्टरी उस हिसाब से तो ये जाके 60,000 वोट होते हैं। देखिए, डायरेक्टरी जो होती है, डायरेक्टरी में परिवार के मुखिया का नाम और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर होता है। अब मेरे घर में, अगर मेरे परिवार में मेरे पिताश्री हैं, हम 4 भाई हैं, तो चारों शादीशुदा है, तो उस डायरेक्टरी में मेरे पिताश्री का ही नाम आएगा, 4 भाइयों का, उनके परिवार का नाम नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि 75,000 है, और ये पिछले 3 चुनाव ने ये सिद्ध भी कर दिया है। तो आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो जहाँ जहाँ आपने कांग्रेस के लीडर्स से मिल रहे होंगे आप,
मिल रहे होंगे लोगों से और बात भी कर रहे होंगे, तो आपने ये सब चीज़ रेक्टिफाई करने के लिए उन लोगों को ये सब पेश किया है? हाँ, हमने जहाँ पे अभी बात हुई है, हमने दोनों बातें बताने का काम किया कि अजमेर शहर के जो 75,000 सिंधी वोटर्स हैं, जिनकी वजह से अजमेर उत्तर के साथ साथ अजमेर दक्षिण में भी कांग्रेस को लाभ मिलेगा, ये बात भी बताने का काम किया। साथ ही अजमेर शहर को पुष्कर और दरगाह के नाम से जो जानते ही हैं, धार्मिक नगरी से नाम से जानते हैं, साथ में रेल की नगरी से भी जानते हैं। अजमेर में 3 बड़े रेल कारखाने हैं। अजमेर शहर में जो हमारा अजमेर का रेलवे हॉस्पिटल है सबसे बड़ा, वहाँ ये भी मैं डॉक्यूमेंट्री बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर जो रेलवे हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड रेलवे एम्प्लॉइज हैं, रजिस्टर्ड रेलवे पेंशनर्स हैं, उनकी संख्या, रेल कर्मचारियों की संख्या 8,000 है और रेलवे पेंशनर्स की संख्या 16,500 है। उनके परिवारजनों को अगर मिलाते हैं तो ये करीब 55 से 60,000 वोटर्स होते हैं। ये भी अजमेर उत्तर और दक्षिण में फैले हुए हैं। 8 से 16,000 रेलवे परिवार हैं जी। 8,000 रेलवे कर्मचारी और 16,500 पेंशनर्स के परिवार हैं। ये रजिस्टर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। मतलब जो उनके परिजन भी यहीं रहते हैं। हाँ, तो वो सब रेलवे अस्पताल से अपना मतलब एक बड़ा कैनवस देख रहे हैं आप। आपके कहने का मतलब ये है, सारे के सारे तो आपके विधानसभा क्षेत्र में रहते नहीं हैं, अजमेर उत्तर में रहते हैं या दक्षिण में रहते हैं। एक बड़ा कैनवस ये है, आप कहना चाह रहे हो कि 5 लाख वोट जो शहर के हैं, वोटर्स हैं, उन वोटर्स में 16,000 परिवार, जैसे आपने कहा 16,000 परिवार रेलवे के हैं, 16 प्लस 8 24 है। है ना, 16,000 परिवार भी रेलवे के हैं, तो 16 दूनी 32,000 वोट ये हैं। और आपके अनुसार जो 40,000 वोट सिंधियों के हैं, 45,000 जो भी है, वो उसके कॉम्बिनेशन से आप जीतने का प्रयास करोगे। यस, हमने ये जो कैलकुलेशन की है, तो इसमें अजमेर नॉर्थ में 2,13,000 वोटर हैं। तो 2,13,000 वोटर्स में से सिंधी परिवारों को, रेल परिवारों को अगर जोड़ने का काम करें तो ये करीब 1,05,000 वोटर होता है। और देखिए, सभी समुदाय के, सभी जाति वर्ग के 36 कौम का समर्थन लेने वाला ही सफल होने का काम होता है। कांग्रेस पार्टी के भी अपने फिक्स वोटर्स होते हैं, इसी तरह दूसरी पार्टी जो बीजेपी है उसके भी कुछ फिक्स वोटर्स होते हैं। चुनाव का जो नतीजा है वो जो 10 से 20,000 के वोटर्स जो फ्लेक्सिबल होते हैं, जो व्यक्ति का चेहरा देख करके, परिस्थितियों को देख करके, चुनाव प्रचार को देख करके, विभिन्न जो अभी अशोक गहलोत जी का जो एक मिशन चल रहा है, सभी वोटिंग परसेंटेज तो 50 सारी चीज़ों को देख करके जो के एक स्विंग होते हैं 15-20,000 वोटर्स, वही परिणाम को प्रभावित करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो रेलवे और सिंधी परिवार जो 1,05,000 के करीब वोटर्स हैं, उनमें से यदि हम 20% वोटर्स को भी स्विंग करते हैं तो निश्चित तौर पर अजमेर उत्तर से ही नहीं, अजमेर दक्षिण से भी कांग्रेस की विजय संभव ही नहीं है, निश्चित है। तो आपके कहने का मतलब अजमेर दक्षिण में भी आपकी समाज के वोटों का फर्क पड़ता है? निश्चित तौर पर इसका लाभ मिल रहा है और पिछले 4 चुनाव के परिणाम ये शो भी कर रहे हैं। आप मुझे एक और चीज़ बताइए कि आपने इतने साल सिर्फ रेलवे यूनियन, आपने कभी सोचा कांग्रेस पार्टी, अब जैसे आप रिटायर होने हैं तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लें फॉर्मली, क्योंकि आप कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं हैं? देखिए, वैसे तो मैं बताऊं आपको कि जब सामाजिक सेवा में रहते हैं, सिंधी समाज के साथ में जुड़ा हूँ, अजमेर सिटीजन काउंसिल के साथ जुड़ा हूँ, लॉयंस क्लब के साथ जुड़ा हूँ, ऐसे अनेक संस्थाएं हैं जो हम जिसके साथ जुड़े हैं। तो जब समाज सेवा में व्यक्ति काम करता है तो इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ, तमाम राजनीतिक नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिलता है। और इसी वजह से हमें आदरणीय किशन मोटवानी साहब के साथ, श्री सुरेश केशवानी साहब के साथ, ऐसे अनेक कांग्रेसी लीडर्स के साथ में काम करने का अवसर मिला है। और यही कारण है कि व्यक्ति की विचारधारा एक बनती है जब जिन लोगों के साथ में उठता बैठता है। हमारे आदरणीय इंद्र सेन इसरानी साहब, जस्टिस साहब के साथ में भी हमने खूब सिंधी प्रोग्राम करने का कार्य किया है। ऐसे ही जो महान विभूतियाँ हैं, इनसे प्रभावित होकर के जो व्यवस्था बनी है, तो एक विचारधारा भी बनी है। और उसके आफ्टर रिटायरमेंट तो निश्चित तौर पर समाज की सेवा, क्योंकि हम अभी तक अपनी आवाज़ को बुलंद करके और परिणाम लाने का काम करते हैं, निर्णय कराने का काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर निर्णय करवाने की क्षमता होती है,
तो जब डिसीजन ऑथोरिटी व्यक्ति बनने का काम होता है तो मैं समझता हूँ कि परिणाम आने में एक गति भी बढ़ती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। आपकी नज़र में कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में जिस तरह का माहौल चल रहा है, और अगर किसी गैर सिद्धि को टिकट देने की बात फिर आती है तो ऐसी सूरत में दो ही नाम दिखाई देते हैं फिलहाल। दो ही नाम मेजर जो हैं वो दौड़ में दिखाई दे रहे हैं, सिंधी नहीं गैर सिंधी पैनल पे। वो दो नाम है महेंद्र सिंह रलावता और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़। आप किससे ज़्यादा करीबी हैं इनमें से? देखिए दोनों व्यक्तिगत तौर पे दोनों हमारे मित्र हैं। रलावता साहब पुराने अजमेर वासी हैं, उस नाते उनसे वर्षों के संबंध है। और जब से राठौड़ साहब अजमेर में आए हैं पिछले 1 साल से आपको देखा गया भी अच्छे रिलेशन। उनके साथ देखा गया। हाँ बिल्कुल, दोनों से बहुत मधुर संबंध है। हाँ, मैंने राठौड़ साहब को तो एक आध कार्यक्रमों में भी आप देखा गए हैं। रलावता साहब के साथ भी कार्यक्रमों में रहे हम। अभी शिक्षक सम्मेलन था, जो शिक्षकों का वार्षिक सम्मेलन होता है, उसमें रलावता साहब भी उसमें मुख्य अतिथि थे, हम भी अतिथि के रूप में उसमें शामिल थे। तो इन दोनों में से किसी को टिकट दे दिया पार्टी ने और आपको नहीं दिया, फिर आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, जो योग्य होगा उसको टिकट मिलता है तो इसमें कोई एतराज नहीं है। जो हमारी विचारधारा है, सिंधी समाज के साथ जाएगा। देखिए समाज का निर्णय जो होगा वो तो समाज के लोग, समाज के मुखिया करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, तो आप एक मजबूत चेहरा है, विचारधारा के साथ चलता है। किशन मोटवानी जी ने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था उस समय हम उनके साथ में जुड़े थे। उसके बाद में आदरणीय रघु शर्मा जी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, सचिन पायलट साहब ने लोकसभा के 2 चुनाव लड़े। उन तमाम इन चुनावों में, इन सब में हम लोग सक्रिय रूप से शामिल थे। तो विचारधारा के साथ तो हम रहते ही हैं, और समाज का निर्णय समाज के साथ ही करेंगे। अपने विचारधारा के साथ जाएंगे उसकी बात निश्चित तौर पर। आपको अगर मौका मिल गया, आपको अजमेर में सबसे बड़ी समस्या, देखिए अजमेर नॉर्थ साउथ लगभग एक ही है। अजमेर शहर को इतना बड़ा शहर नहीं है कि डिमार्केशन करके अपन समस्याएं सबकी एक ही है। आपको क्या लगता है अजमेर में जिस तरह से स्मार्ट सिटी के नाम पे लूट मची और पिछले बारिश के मौसम में अजमेर का इसकी सड़कों का जो हाल था, वो तस्वीर कैसे सुधर सकती है? और उसमें जिम्मेदार किसको मानते हैं एज अजमेर का ऑनेस्ट नागरिक? देखिए अजमेर की विडंबना है कि अजमेर का जो नेतृत्व है वो मजबूत नेतृत्व नहीं है। अन्यथा जब कोई अजमेर में स्मार्ट सिटी के नाम से इतना पैसा आया, आज कोटा शहर में जब स्मार्ट सिटी के नाम से नहीं बल्कि दूसरे तरह से कहीं फंड मिलने का काम हुआ तो पूरे शहर का नक्शा बदल गया। इंदौर में अगर कोई स्मार्ट सिटी के नाम से पैसा आया तो पूरे शहर का चेहरा बदल गया। अजमेर शहर में जब स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट शुरू हुए तो जो नेतृत्व था उनकी, मैं कहूँगा कि कमज़ोर नेतृत्व की वजह से ही वो अपनी निर्णय सही पॉजिटिव नहीं ले पाए। इसकी वजह से ही जो परिणाम अभी सामने आ रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि अजमेर में स्मार्ट सिटी की वजह से जो चौपाटी बने, जो एलिवेटेड रोड बना, उसके लिए अजमेर के जो लीडर्स हैं वो स्मार्ट सिटी के नाम से 6 महीने पहले तक अपने अचीवमेंट में गिना रहे थे कि हमारे कार्यकाल में एलिवेटेड रोड बना, हमारे कार्यकाल में चौपाटी बनी। और जब जो ही बारिश आई, जो ही शहर की जनता को तकलीफ हुई, तो वो जो इनको 6 महीने पहले अचीवमेंट गिना रहे थे वो प्रशासन को कोसना शुरू हो गया। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो उनकी वजह से हुआ है, माननीय नेताओं की वजह से, और बुरा हुआ तो प्रशासन। जब एनजीटी ने क्वेश्चन मार्क लगाया 7 वंडर्स पर, दूसरी चीजों पे, तो वो प्रशासन ऐसी बोल्ड बात मोहन चेलानी ही बोल सकता है। बाकी किसी लीडर की, मैंने अभी तक कितने लोगों से सवाल किया है, किसी ने नहीं किया, क्योंकि पॉलिटिकल आदमियों की अपनी सीमित दायरे होते हैं। आप यूनियन से जुड़े रहे इसलिए इतनी बोल्ड बात बोल सकते हैं। तो देखिए मेरा मानना है कि अगर साधुवाद के पात्र हैं नेतृत्व में दूरदृष्टिता होती, किशन मोटवानी जी आज होते या कोई और मजबूत नेतृत्व होता, तो प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की कमियां छोड़ दे। और जिस समय ड्राइंग बनती है, जिस समय प्रोजेक्ट आता है, उस समय दस्तखत किए जाते हैं। उसी समय शायद दस्तखत करने से पहले, हस्ताक्षर करने से पहले ये सारी चीजें सुधार हो जानी चाहिए थी। और एक अपना दृष्टिकोण भी तो दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रशासन ने जो प्रस्ताव रखा उसी को आग बंद करके साइन करना है। अपना दृष्टिकोण देना चाहिए कि अजमेर शहर को किस बात की आवश्यकता है। अजमेर शहर वासियों से भी एक बार
विचार विमर्श कर लेना जनमत उनसे संग्रह गुजरना कराना चाहिए था। आपके लिहाज से लोगों से भी सुझाव नहीं मांगे निश्चित तौर गए। पर अजमेर को तकलीफ आज पानी की, किशन मोटवानी साहब ने अगले 50 वर्षों का एक दूरदर्शिता दिखा करके बिसलपुर योजना देने का काम किया, और हम इस बिसलपुर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं केवल इस वजह से कि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। हम पिछले 20 वर्षों में पानी को स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं कर पाए। जहाँ पानी की पाइपलाइन वगैरह की जरूरत थी वहाँ पाइपलाइन पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त साइज की नहीं उपलब्ध करा पाए। 24 आवर्स जो स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट में एक कंडीशन होती है कि 24 घंटे में पानी की सप्लाई होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने इस पाइपलाइन में बीच में वाल दे करके ताकि प्रेशर सही जाए और एक व्यवस्था बनाने का काम किया पीएचडी डिपार्टमेंट ने कि यहाँ 24 आवर्स की सप्लाई देनी है। और आप याद करिएगा, सप्लाई तो आज भी नहीं आती है। आप याद करिएगा 2 साल पहले अजमेर साउथ में करीब 25% एरिया में 24 घंटे में सप्लाई शुरू हो गई थी। अजमेर नॉर्थ में और दूसरी जगह चूंकि वो वाल लगने का काम पूरा नहीं हुआ था, अजमेर नॉर्थ के तो जो नई नई कॉलोनियाँ बसी हैं वहाँ स्टोरेज की व्यवस्था ही नहीं थी, और ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ 24 घंटे में पानी सप्लाई हो जाएगी। इसलिए जो साउथ में 25% क्षेत्र में 24 आवर्स में सप्लाई चालू हुई उसको भी बंद करवा देने का काम किया आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से। किससे? अजमेर के लीडर्स से। और ये जो प्रतिस्पर्धा की वजह से इस तरह का काम हुआ, मैं कहता हूँ आज 25% जनता को कुछ राहत मिलने का काम हुआ, कल 50% को राहत मिलती, परसों 100% को राहत मिलती। ऐसा दृष्टिकोण लेकर के अगर कोई काम सकारात्मक दृष्टि से काम करेगा तो अजमेर की जनता का कोई भला हुआ। अन्यथा फिर 6 इंच बारिश होते ही अजमेर शहर की स्थिति एक पूरे आना सागर में डूबने जैसी हो जाती है, कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो इस बारे में तो विचार करना ही पड़ेगा। अजमेर शहर के बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाएं, जॉब करने के लिए बाहर जाएं, अजमेर में कोई व्यवस्था नहीं हो, अजमेर को कोई इकोनॉमिक बूस्ट नहीं मिलने का काम हो, तो फिर अजमेर की जनता निश्चित तौर पर विचार करेगी कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए और कोई एक मजबूत नेतृत्व मिलना चाहिए जिससे अजमेर जो आज़ादी के समय एक स्टेट कैपिटल का हक रखता था, वो हक आज भी अजमेर शहर को मिलना चाहिए। अजमेर के जो लोग हैं बहुत सुशील और बहुत व्यवहारिक लोग हैं, बहुत प्यार बांटने वाले लोग हैं, और ऐसे लोगों को यदि अजमेर में एक विकास की गति बढ़ने का काम हो तो मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि पूरे देश के लोग अजमेर में आना चाहेंगे, अजमेर में बसना चाहेंगे। इतना सुंदर हम अजमेर बना सकते हैं। इतना अच्छा और स्पष्ट विज़न है। देखिए चेलानी जी का ऐसा विज़न एक अधिकारी का और एक ज़मीन से जुड़े लीडर का ही हो सकता है। एक चीज़ मैं और आपको जानना चाहूँ, अभी इन दिनों एक आवाज़ सी उठने लगी है अजमेर उत्तर में, ख़ास तौर से आपने कहा जब 20 साल से अजमेर उत्तर में सिंधी चुनाव जीतते रहे हैं, ऐसी बात आपने आधार की वही चीज़ कही। अब आप एक चीज़ बताइए, दूसरी जो जातियां हैं जैसे वैश्य समाज है ना, वैश्य समाज का दावा है कि भाई उन्हें मौका पूरी तरह से नहीं मिल रहा है। अन्य जो समाज हैं वो भी चाहते हैं कि साहब उत्तर का नेतृत्व करें, है ना। दूसरे लोग भी चाहते हैं, उनका गरज ये है कि हमेशा सिंधी क्यों हमारा नेतृत्व करता है। ऐसी सूरत में आपका इस पे क्या टेक है? मैं आपसे पूछूं भाई सिंधी क्यों नेतृत्व करे, तो आप उसका क्या उत्तर देंगे? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में सभी समाजों का ये अधिकार है कि वो अपने समाज के हित में बात करें, समाज के हित में मांग करें, और उनका कहना सही भी है कि हमारे अजमेर साउथ की सीट रिजर्व है, अजमेर नॉर्थ की सीट भी अगर रिजर्व हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उनका दावा बिल्कुल स्पष्ट और सही है। मेरा ये मानना है कि दोनों राजनीतिक दलों में से कांग्रेस ने तो पिछले 3 बार दूसरे समाज को भी मौका देने का काम किया, लेकिन जो मैंने आपको चुनावी गणित बताई उसके आधार पे वो सफल नहीं हो पाए। दूसरा मतलब डॉक्टर बायती को 2 बार, वैश्य समाज को 2 बार जो है मौका दे चुके हैं, सफल समाज को भी एक बार दिया। हाँ, महेंद्र सिंह राठौर साहब को भी एक बार दिया उसमें। और फिर देखिए राजस्थान में 200 सीट है, सभी समाजों को सब जगह प्रतिनिधित्व मिलता है। सिंधी जो मतदाता है वो भी राजस्थान की करीब 8-9 सीटों पर अपना निर्णय क्षमता रखते हैं, और उसका भी दुष्प्रभाव पिछले 15 सालों में होने का काम हुआ है। तो सिंधी समाज को पूरे राजस्थान में 1 सीट की डिमांड करता है। और दूसरी बात कि देखिए, ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं
कि मैंने चुनावी गणित आपके सामने रखी कि 2,13,000 में से 1,05,000 वोटर सिंधी और रेलवे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन कोई भी राजनेता, कोई भी चुनाव बिना छत्तीस कौम के समर्थन से मैं वही चीज कह रहा हूं, उसके बिना जीता भी नहीं जा भाई। सकता जब दूसरों को इस पे ग्रज है इतना, जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक सबका समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक जीता भी नहीं जा सकता है। और अगर कोई किसी गणित की वजह से जीत भी जाए तो वो अपने क्षेत्र में सफल भी नहीं हो पाएगा जब तक सबका सहयोग नहीं मिले। मैं वही तो चीज मैं सबका आदर करते हुए, समाज का आदर करते हुए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो पिछले 15 वर्ष हमने खोए हैं, अब इस बार कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। सिंधी समाज को मौका मिलना चाहिए और अजमेर शहर के विकास के बारे में सोचा जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब अगले चुनाव जो नेक्स्ट होंगे, उस चुनाव से पहले दोबारा परिसीमन होगा और अजमेर शहर में 2 विधायक की जगह 3 विधायक का होने वाला है। तो उस समय यदि मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर दूसरे समाजों को मौका देने का मैं प्रयास करूंगा और सबको दिल से आगे बढ़ाने में। मतलब आप सोच रहे हो भाई कुर्सियां ही बढ़ा दो, मतलब आप चाह रहे नहीं, सोच नहीं रहा, बढ़ना ही है। कुर्सियां बढ़ जाएंगी तो सबको एक मिल जाएगी। पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ना ही है। हाँ, अब वो लॉटरी निकलती है, उसके हिसाब से आगे भविष्य में क्या होता है वो देखा जाएगा। वासुदेव देवनानी के परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देते हैं आप? देखिए, जब व्यक्ति नया नया राजनीति में आता है तो उसके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं और सब कोई भी व्यक्ति को कोई भी पद मिले वो अपना श्रेष्ठतम देना चाहता है जी। और निश्चित तौर पर देवनानी साहब को जब अवसर मिला तो उन्होंने भी अपना श्रेष्ठतम देना का कोशिश किया होगा। लेकिन अब अजमेर शहर की जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर तो मैं समझता हूँ कि 10 में से 3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए, ये सिंधी समाज का रिपोर्ट कार्ड, सिंधी समाज के एक मजबूत यूनियन लीडर की तरफ से मार्क्ड रिपोर्ट कार्ड है। मैं आपको बता दूं, मुझे भी काफ़ी समय से ये फील हो रहा है कि देवनानी जी की जो पर्सनल एंटी इनकम्पेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, कि बीजेपी को पिछले सालों से इस साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर सामने कोई सशक्त उम्मीदवार कांग्रेस ने दे दिया तो, कोई मजबूत उम्मीदवार दे दिया तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी और आरएसएस को भी अपना रोल निभाने में। इस बार की जीत इतनी आसान जीत नहीं है। और अब अगर परोस के दे दी जाए सीट, किसी ऐसे आदमी को दे दी जाए टिकट जो, अब तो वो उसके बारे में तो क्या कहेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद चेलानी जी। ईश्वर करे आपको नेतृत्व का मौका मिले और आपके विजन को साकार होता हुआ देखें हम लोग। तो यह थे मोहन चेलानी, सिंधी समाज के वरिष्ठ लीडर, और हम उम्मीद करते हैं कि चेलानी साहब बहुत जल्द जो जीवन में उन्होंने चाहा है उसे कर लें। धन्यवाद।